तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एमपी टेट वर्ग 3 पात्रता परीक्षा 2024 की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण टॉप 200 प्रश्न ईवीएस यानी कि पर्यावरण अध्ययन के। इससे पहले ऑलरेडी हम सीडीपी के 200 प्रश्न ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, तो वो वाली वीडियो भी आपको देख लेनी है। सुपर फास्ट रिवीजन हम लेकर के चल रहे हैं। तैयारी लगभग आपकी पूरी हो चुकी होगी। अब मात्र 9 दिन बचे हुए हैं आपके एग्जाम में। अब आपको ऐसे प्रश्न देखने हैं जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट छपेंगे। वो सारे प्रश्न आपकी आंखों के सामने से निकल जाने चाहिए, जिससे कि अगर आपको एग्जाम में देखने को मिलती हैं तो आप तुरंत उसको टिक कर दीजिए। यही हमारा प्रयास है। हर एक सब्जेक्ट के लिए हम टॉप 200 प्रश्न लेकर के आ रहे हैं। सीडीपी का अपलोड कर दिया है, आज आपका ईवीएस का है, इसके बाद में हिंदी का लेकर आएंगे। ठीक है, गणित पेडागोजी का हमने कल वीडियो अपलोड कर दिया है, तो वो भी आप लोग देख लेना। बस इतना ही आप करके चले जाइए, आप आराम से 90+ नंबर लेकर के आ जाएंगे और इस एग्जाम को आसानी के साथ में क्वालिफाई कर जाएंगे। एमपी टेट फ्री क्लासेस के नाम से हमने एक प्लेलिस्ट बना रखी है। उस प्लेलिस्ट में ये सारी वीडियो जा रही हैं। पुरानी सारी वीडियो भी उसी प्लेलिस्ट में गई हैं। आप लोग एक बार उस वीडियो को जरूर देख लेना, उस प्लेलिस्ट पर जरूर विजिट कर लेना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जितने भी हम वीडियो डाल रहे हैं वो सही समय पर आप तक पहुंच सकें। नोटिफिकेशन बेल भी आपको जो है क्लिक करके चालू कर लेना है। चलिए शुरू करते हैं। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। देखिए, ये सारे प्रश्न हैं जो आपके प्रीवियस एग्जाम जैसे कि एमपी टेट वर्ग 1, एमपी टेट वर्ग 2, एमपी टेट वर्ग 3 में पूछे जा चुके हैं। और अन्य एग्जामों में जो भी प्रश्न आए हैं यहीं से प्रश्न आपके पूछे जाएंगे, क्योंकि नई क्वेश्चन बैंक अभी तैयार नहीं हुई है, क्योंकि नई कंपनी ही सिलेक्ट नहीं हुई है क्वेश्चन बैंक वाली। ठीक है, तो पुरानी क्वेश्चन बैंक से ही आपके प्रश्न आने वाले हैं। तो पहले पुराने जो आपके क्वेश्चन हैं, लगभग 70% जो हिस्सा है वो आपका प्रीवियस ईयर के प्रश्नों से ही आने वाला है। इस बात को आपको ध्यान में रख के ईवीएस की तैयारी करनी है। ईवीएस एक ऐसा सब्जेक्ट है, यहाँ से सबसे ज़्यादा कठिन माना जाता है, क्योंकि इसमें कुछ भी पूछ सकता है आपसे। साइंस भी पूछेगा, इसके अलावा हिस्ट्री पूछ लेगा, ज्योग्राफी पूछ लेगा, कुछ भी आपसे पूछ सकता है ईवीएस के अंदर। ठीक है, और ज़्यादा नंबर लेकर के अगर आपको आना है तो ईवीएस आपको कंट्रोल करना ही होगा। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, कौन सा दाढ़ी वाला वानर अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा पेड़ पर बिताता है? यह मुख्य रूप से फलों पर निर्भर करता है और शायद ही यह कभी जमीन पर उतरता हो। मतलब एक इस तरह का बंदर है जो अपना ज़्यादातर टाइम जो है वो जो है पेड़ों पर ही रहता है, पेड़ से कभी उतरता नहीं है और केवल फलों पर आश्रित रहता है, केवल उस पेड़ के फलों को खाता है। ऐसा कौन सा वानर है? सही आंसर हो जाएगा शेर की मूंछ वाला मकाक। तो शेर की पूंछ वाला एक मकाक बंदर होता है, जो शेर की तरह पूंछ उसकी होती है, तो वो एक ऐसा वानर है जो कभी भी पेड़ से नहीं उतरता है। इस तरह के उल्टे सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। यह आपके एमपी टेट वर्ग 3 में ही पूछा गया प्रश्न है, प्रीवियस ईयर 2022 का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए। देखिए, हम कचरे को कब खतरनाक के रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं? मतलब हम कब कह सकते हैं कि कचरा जो है वो अब खतरनाक हो रहा है? जब कचरे से मृत्यु दर बढ़ती हो, यानी कि कचरा इतना ज़्यादा बढ़ जाए कि उसकी वजह से पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो जाए और मृत्यु दर पर इफेक्ट जो है पड़ने लगे, तो हम ये कह सकते हैं कि कचरा जो है वो अब खतरनाक स्थिति में आ चुका है। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। पारिस्थितिकी तंत्र में कीस्टोन प्रजातियां क्या होती हैं? जो कीस्टोन प्रजातियां हैं वो किससे संबंधित है? तो देखिए, वे प्रजातियां जो संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र को परिभाषित करने में मदद करती हैं, जिनका उन्मूलन पारिस्थितिकी तंत्र को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है, उसे हम की स्टोन प्रजातियां कहते हैं। जो हमारी मदद करती हैं, कितनी प्रजातियां कहाँ पर हैं, तो पारिस्थितिकी तंत्र में हमारा मतलब उसको परिभाषित करने के लिए हमारी मदद करती हैं, वो आपकी की स्टोन प्रजातियां कहलाती हैं। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किस तारीख और किस वर्ष में स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की थी? तो 2 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की थी। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। हाउस ऑफ व्हील्स के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है जिसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है? सही आंसर कारवां हो जाएगा। हाउस ऑफ व्हील्स क्या होता है? तो ऐसे घर होते हैं जिनमें मतलब कि जिनकी नींव को आप वहां पर पहिए वगैरह लगा करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर इन घरों को ले जा सकते हैं। ऐसे घरों को हम कारवां कहते हैं और ये प्रणाली आजकल काफ़ी चल रही, जम्मू कश्मीर वगैरह में बहुत इसका यूज किया जा रहा है। ठीक है, अपने घरों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए ऐसे घरों को हम हाउस ऑफ व्हील्स या फिर कारवां कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। एक द्वितीयक प्रदूषक ओजोन तब बनता है जब हाइड्रोजन और नाइट्रोजन ऑक्साइड किसकी उपस्थिति में जुड़ते हैं? यानी कि अगर हाइड्रोजन और नाइट्रोजन ऑक्साइड को किसकी उपस्थिति में जोड़ा जाए कि ओजोन बन जाए, तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में इन दो चीज़ों को, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन ऑक्साइड को जब जोड़ते हैं तो ओजोन का निर्माण होता है। और ओजोन के बारे में हम आपको पहले भी बहुत कुछ बता चुके हैं। प्रीवियस जो हमने वीडियो कराई हैं जिसमें डिटेल में आपको बताया है, वहाँ आपको ओजोन के बारे में काफ़ी कुछ हमने बताया है। ओजोन आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक प्रश्न यहाँ से कन्फर्म है आएगा। ठीक है,
ओजोन पराबैंगनी किरणों को ओजोन परत जो होती है पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। ये सारी चीज़ें हम आपको बता चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, अब आपका फास्ट रिवीजन चल रहा है, ठीक है? अगर आपको डिटेल में पढ़ना हो तो उसी प्लेलिस्ट के अंदर हमने ईवीएस की डिटेल्ड वीडियो भी डाली है, वो भी आप जा कर के देख सकते हैं। कुछ असामान्य अंडे देने वाले स्तनधारी प्रागैतिहासिक काल से अपरिवर्तित रहे हैं, वे क्या कहलाते हैं? मतलब कि पुराने समय से जैसे वे पहले थे, वैसे ही आज हैं, ऐसे हम प्राणियों को क्या कहते हैं? तो इनको हम अंडज स्तनी या फिर मोनोट्रेम्स कहते हैं। फैक्ट वाला प्रश्न है, सीधे याद रखिएगा। ऐसे अंडे देने वाले स्तनधारी जो पहले भी वैसे ही थे प्रागैतिहासिक काल में और आज भी वैसे ही हैं, उन्हें हम अंडज स्तनी या फिर मोनोस्ट्रेम्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, लौह तत्व युक्त भोजन ग्रहण करने से क्या प्राप्त होता है? तो अगर आप लौह तत्व युक्त भोजन ग्रहण करेंगे, आयरन वाला भोजन ग्रहण करेंगे, तो हीमोग्लोबिन जो है वो आपकी बढ़ेगी और हीमोग्लोबिन ज़्यादा से ज़्यादा हमारे शरीर में होनी चाहिए, जो कि हमारे रक्त में सबसे ज़्यादा हीमोग्लोबिन ही पाई जाती है। हीमोग्लोबिन बढ़ेगा तो रक्त का आपका संचार बढ़ेगा, रक्त की मात्रा आपके अंदर बढ़ेगी। तो हीमोग्लोबिन मिलता किससे है? तो पालक वगैरह खाने से, आयरन वाली चीज़ें खाने से, अनार खाने से, इन सबसे हीमोग्लोबिन की मात्रा जो है वो हमारे शरीर के अंदर बढ़ती है। 9 नंबर देखिए, वह पहले आकाश मतलब वो पहली आकाशगंगा कौन-सी है जिसे ब्लो अवे अवस्था में देखा गया था? उड़ती हुई आकाशगंगा किसे कहते हैं ब्लो अवे अवस्था में? तो वो आपका पीओएक्स 186 थी। ये जो है उड़ती हुई आकाशगंगा है जिसे सबसे पहले देखा गया था कि ये आकाशगंगा एक स्थान से दूसरी स्थान की ओर गमन कर रही है, इसलिए इसे ब्लो अवे आकाशगंगा कहा गया था। तो ये आपकी पीओएक्स 186 है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, कौन सी एक परिक्रमा करने वाली अवरक्त वेधशाला है जो हबल स्पेस टेलीस्कोप की खोज का पूरक और विस्तार करेगी? सही आंसर हो जाएगा जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। एक ऐसी वेधशाला है जो आपकी परिक्रमा कर रही है और हबल स्पेस टेलीस्कोप की खोज और पूरक विस्तार करेगी। तो उस वेधशाला का नाम है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, ठीक है? ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। इसी तरह के प्रश्न आते हैं, फिर आप परेशान होते हैं कि ये प्रश्न कहाँ से पूछ लिए हैं, ठीक है ना? देखिए, किस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है? तो 21 जून के दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है। हम तो कहेंगे आप इस वीडियो को 2x स्पीड पर देखिए और 1 से 2 बार ये वीडियो ज़रूर देख कर के जाइए, ये आपकी बहुत हेल्प करने वाला है आपके एग्ज़ाम में। चलिए 12 नंबर देखिए, भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन-सी है? जो चिल्का झील उड़ीसा में है, खारे पानी की सबसे बड़ी झील है और ओलिव रिडले जो कछुए हैं, वो ही केवल इसी झील में पाए जाते हैं, ओलिव रिडले कछुए। इनके बारे में भी हम डिटेल वाली वीडियो पर्यावरण में आपको काफ़ी कुछ बता चुके हैं, ओलिव रिडले कछुए के बारे में। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, भारत में सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन-सा है? तो मध्य प्रदेश, जिसे सोया प्रदेश भी कहते हैं। सोयाबीन का सबसे ज़्यादा उत्पादन न केवल भारत में, बल्कि विश्व में भी मध्य प्रदेश सोयाबीन का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। 14 नंबर देखिए, गन्ना जैव ईंधन उत्पादन के लिए भी उगाया जाता है, क्योंकि गन्ने से सीधे किसका उत्पादन किया जाता है? गन्ने से हमको सीधे क्या मिलता है? तो इथाइल अल्कोहल मिलता है, जो कि एक जैव ईंधन है, इसलिए गन्ने को उगाया जाता है। तो गन्ने से हमें इथाइल अल्कोहल की प्राप्ति होती है। 15 नंबर देखिए, स्टैटिक जीके का प्रश्न है स्पोर्ट्स से। हॉपमैन कप किस खेल से संबंधित है? तो टेनिस से संबंधित है हॉपमैन कप। स्पोर्ट्स के प्रश्न भी आपके ईवीएस में ही पूछे जाते हैं। बाकी अंतरिक्ष वाली वीडियो अलग से हम लेकर के आने वाले हैं, क्योंकि अंतरिक्ष से आपके 2 से 3 प्रश्न जरूर अंतरिक्ष के देखने को मिलते हैं, ये पक्के करते हैं 2 से 3 प्रश्न। तो इसकी वीडियो हम अलग से लेकर के आएंगे, 10 मिनट की वीडियो होगी, आप लोग जरूर देख लेना। चलिए, अगला है क्वेश्चन नंबर 16। पिंग पोंग के अलावा टेबल टेनिस का दूसरा नाम क्या है? टेबल टेनिस को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो विप हॉप भी कहते हैं पिंग पोंग के अलावा टेनिस को। तो टेनिस के 3 नाम हो गए, एक तो खुद टेनिस, दूसरा पिंग पोंग और तीसरा विप हॉप, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। बाकी जैसे ही आपका एग्जाम शुरू होगा तो कोई नया टॉपिक अगर एग्जाम में पूछा जाने लगेगा, तो उसके ऊपर हम अलग से वीडियो बना देंगे। डेली एग्जाम एनालिसिस भी कराएंगे, ठीक है? तो आप बिल्कुल जुड़े रहिए, कनेक्ट रहिए। आपको हम व्हाट्सएप नंबर दे देंगे, आप जैसे ही एग्जाम सेंटर से बाहर निकलना, तो कुछ जो भी प्रश्न आपको याद रहें, आप अपने नाम के साथ में उस व्हाट्सएप नंबर पर सेंड जरूर कर दीजिएगा। देखिए, एक शिक्षक के रूप में आपकी भूमिका न केवल विषयों को सिखाने की है, बल्कि और क्या करने की है? तो विषयों को सीखने की भी है। केवल यही नहीं है कि बच्चों को सिखाएं, बच्चों के अलावा आपको अगर कोई नई चीज़ें मिल रही हैं तो आप भी उस चीज़ को सीखिए। यह आपकी जो है भूमिका होती है, यानी सीखने और सिखाने की भूमिका आपकी होनी चाहिए। 18 देखिए, किस प्रकार के प्रदूषण का भूमंडलीय उष्मीकरण ग्लोबल वार्मिंग पर सीधा प्रभाव नहीं पड़ता है? ऐसा कौन सा प्रदूषण है जिसका ग्लोबल वार्मिंग पर सीधा प्रभाव नहीं पड़ता है? तो ध्वनि प्रदूषण एक ऐसा प्रदूषण है जिसका ग्लोबल वार्मिंग से कोई लेना देना नहीं है। बाकी आपका वायु प्रदूषण हो गया, जल प्रदूषण हो गया, इनका सीधे सीधे ग्लोबल वार्मिंग पर इफेक्ट पड़ता है। ग्लोबल वार्मिंग के बारे में भी आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, ठीक है? देखिए, किसी भी प्रकार या आकार की आवासों के समूह जहाँ मनुष्य रहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? सिंपल सा प्रश्न है, उन्हें हम मानव बस्ती कहते हैं। चाहे वो किसी भी प्रकार के आवास में रहें, चाहे ऐसा आकार में रहें, चाहे गोलाकार में रहें, उन सबको हम मानव बस्ती ही कहेंगे जहाँ पर मनुष्य रहता है।
20 नंबर देखिए, ओपेक में कुल कितने सदस्य हैं? तो अभी ओपेक में कुल 13 सदस्य हैं, यह आपको याद रखना है। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में इसका हेडक्वार्टर है। अगला देखिए 21, यदि बड़ी संख्या में ऐसे बच्चे हैं जिनका आकलन किया जाना है लेकिन सीमित समय के भीतर, तो किस उपकरण का प्रयोग किया जाना चाहिए? यानी कि कम समय में आपको सभी बच्चों का आकलन करना है, तो प्रश्नावली नामक उपकरण का जो है आप यूज करेंगे। यानी कि उन बच्चों से प्रश्न पूछेंगे, जितने भी सारे बच्चे हैं, तो आप उनका आकलन कर सकते हैं। तो प्रश्नावली उपकरण का प्रयोग करके हम ज़्यादा संख्या में बच्चों का कम समय में आकलन कर सकते हैं। 22 नंबर, किस संरचनात्मक और अवधारणात्मक रूप से वृक्ष चार्ट के विपरीत कहा जाता है? किसे संरचनात्मक और अवधारणात्मक रूप से वृक्ष चार्ट के जो है विपरीत कहा जाता है, ट्री चार्ट के विपरीत कहा जाता है? तो वो आपका प्रवाह चार्ट हो जाएगा, जिसे हम ट्री चार्ट के मतलब अपोजिट मानते हैं। प्रवाह चार्ट हो जाएगा, स्टीम चार्ट हो जाएगा। अगला देखिए 23 नंबर, पर्यावरण की रक्षा के लिए जून 2020 को किस ई कॉमर्स कंपनी ने अपने पैकेजिंग में सिंगल यूज प्लास्टिक को खत्म करने की घोषणा की है? तो अमेजॉन ने यह घोषणा की है कि हम सिंगल यूज प्लास्टिक यानी कि जो पॉलीथीन है उसका यूज नहीं करेंगे। जो भी हम ऑर्डर डिलीवर करेंगे उसमें पॉलीथीन का यूज नहीं करेंगे, पूरा पेपर वाला यूज करेंगे, पूरा कागज का इस्तेमाल करेंगे। 24 नंबर, भारत में प्रथम बायोगैस संयंत्र कहाँ पर लगाया गया था? तो दिल्ली में भारत का प्रथम बायोगैस संयंत्र लगाया गया था। अगला देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का एकमात्र स्रोत क्या है? तो सूर्य का जो प्रकाश है उसी से हमें ऊर्जा मिलती है। अगर सूर्य का प्रकाश आना बंद हो जाएगा तो सारे वृक्ष सूख जाएंगे, ठीक है, बारिश नहीं होगी, क्योंकि आपका वाष्पीकरण नहीं होगा तो बारिश कहाँ से होगी? तो सबसे मेन जो है वो आपका सूर्य प्रकाश है, जो कि ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर। अगला देखिए 26 नंबर, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कहाँ-कहाँ स्थापित किए जाते हैं? तो प्रत्येक राज्य में एक जो है प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड स्थापित किया जाता है। ऑप्शन में कुछ इस तरह से दिया था, प्रत्येक राज्य में, प्रत्येक गाँव में, प्रत्येक गली में या फिर प्रत्येक जिले में। तो प्रत्येक राज्य में एक प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की जाती है। 27 नंबर देखिए, कौन सा पक्षी पानी की सतह पर लटकी हुई शाखाओं के साथ कांटेदार पेड़ पर अपना घोंसला बनाता है? यानी इस तरह से पानी बह रहा है, यहाँ पर कोई वृक्ष है, उसकी शाखाएं पानी के पास में है, यहाँ पर लटक रही हैं, तो यहाँ पर वो अपना घोंसला बनाएगा। वो कौन सा पक्षी है? तो उसे हम बुनकर पक्षी या वीवर बर्ड कहते हैं, याद रखिएगा। इससे पहले वाली वीडियो हमने टेलर बर्ड के बारे में आपको बताया था। वो क्या करता है, पेड़ों पर चोंच मार मार करके उनको खोखला करता है, उसमें अपना घोंसला बनाता है, उसे हम टेलर बर्ड कहते हैं। और बुनकर पक्षी क्या करता है, जो बीवर बर्ड होता है, वो लटकती हुई शाखाओं पर अपना घोंसला बनाता है, और वो भी पानी के आसपास। 28 नंबर देखिए, किस प्रकार की आवास व्यवस्था में जानवरों को खुला क्षेत्र में समूह में दिन और रात के दौरान खुला रखा जाता है, इस तरह और शेड से ढका होता है? कुल मिलाकर के आपसे यह कहना चाह रहा है कि एक इस तरह का बाड़ा होता है, ऊपर से टीन लगी होती है, और सारे जो पशु होते हैं उनको हम इसमें छोड़ देते हैं एक साथ बैठने के लिए। तो इसे हम क्या कहते हैं, इस आवास व्यवस्था को हम क्या कहते हैं? तो इसे हम ढीली आवास व्यवस्था कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर एक ही बाड़े में सारे पशु रहेंगे तो मान लीजिए किसी को कोई बीमारी हो गई है, तो वो सारे पशुओं में फैल जाती है। बकरी बकरी आप देखते हैं, ऐसे ही तो रखते हैं बकरियों को, एक बाड़े में जाकर के डाल देते हैं, उसी पर सब लोग उसी में रहते हैं। तो अगर एक पशु को कोई बीमारी है तो वो सब में फैलने की आशंका रहती है, इसलिए इसे हम ढीली आवास व्यवस्था कहते हैं। अगला देखिए, और पशुओं को रखने की पूंछ से पूंछ व्यवस्था कौन सी है? आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जो गाय होती है, गाय को इस तरह से बांधा जाता है कि दोनों की पूंछ एक दूसरे के सामने रहती है और मुंह उनका विपरीत दिशा में रहता है। तो इससे अगर इसको कोई बीमारी है तो वो इस तक नहीं पहुंच पाएगी, ठीक है। और दूध भी दोहने में आसानी रहती है। ये प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछा गया है कि पूंछ से पूंछ प्रणाली क्या होती है, तो यहाँ पर हमने आपको बता दिया। अगला देखिए, डेयरी पशु शेड का फर्श जलरोधी सामग्री से बना होता है, जिसे आसानी से साफ और सुखाया जा सकता है ताकि फिसलन ना हो। फर्श में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? जहाँ पर आपके पशु बांधे जाते हैं तो वहाँ पर जो फर्श होता है उस वो मिट्टी का नहीं होता है, उसमें किस किस का यूज किया जाता है जिससे कि वहाँ पर फिसलन ना हो, ना पशुओं को परेशानी हो, ना आपको परेशानी हो। तो ऐसे फर्श बनाने में किस चीज़ का उपयोग किया जाता है? तो ईंट और सीमेंट का उपयोग किया जाता है, और उनको ऊपर से थोड़ा सा खुरदुरा कर दिया जाता है जिससे फिसलन वगैरह ना हो। अगला देखिए, 30 नंबर का प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार प्रदान करने के उद्देश्य से पारित किया गया था? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित किया गया था। स्टार मार्क कर लीजिए, ये प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर आएगा। 31 देखिए, मासिक धर्म की सामान्य अवधि क्या होती है? जो महिलाओं को पीरियड्स आते हैं उनकी सामान्य अवधि क्या होती है? तो 28 से 30 दिन के अंदर जो है ये पीरियड आते हैं। अगला देखिए 32 नंबर, सही तरीके से कार्य करने के लिए शरीर को किस खनिज की आवश्यकता होती है? तो कैल्शियम की सर्वाधिक मात्रा चाहिए रहती है शरीर को, अगर शरीर को सही तरीके से कार्य करना है तो।
33 नंबर देखिए, चाय बनाने के लिए विद्युत धारा केतली में पानी किस विधि के द्वारा गर्म किया जाता है? ये जो केतली होती है विद्युत धारा केतली, यहाँ पर आप तार लगा देते हैं और पूरी केतली गर्म हो जाती है। तो किस तकनीकी का यूज़ किया जाता है? कैसे ये केतली गर्म हो जाती है? तो कन्वेंशंस के द्वारा ये जो केतली है वो गर्म हो जाती है और आपकी चाय केतली में बन जाती है। ये भी प्रश्न कई बार व्यापकों के द्वारा पूछा गया है। अगला देखिए, वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो अजीत डोभाल जी जो है वो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है। इनके बारे में बहुत एक बात फेमस है। ये जो है पाकिस्तान में लगभग 1 साल तक रहे थे, लेकिन किसी को पता नहीं चल पाया था कि कोई इंडियन जासूस पाकिस्तान में रह रहा है, ठीक है? और बाद में ये हमारे जब राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हुए तो इस बात का खुलासा किया गया कि मतलब एक ऐसे हमारे पास में एक ऐसा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है जो बहुत मजबूत है, जो खुद भी एक जो है इंटेलिजेंस यूनिट में काम कर चुका है। तो अजीत डोभाल जी जो है वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। अगला देखिए, भारत का सैटेलाइट मैन किसे कहा जाता है? उडुपी रामचंद्र राव को भारत का सैटेलाइट मैन कहा जाता है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में से कौन सा एक एस्टेरॉयड हीटिंग स्पेस टेलीस्कोप है? तो ये आपका नियोसिस है, NEOWISE, नियोवाइस करके एक जो टेलीस्कोप है, ये आपका एस्टेरॉयड हीटिंग टेलीस्कोप है। ऐसे प्रश्न आपके अंतरिक्ष वाले आपके एग्जाम में आते हैं, 3 से 4 प्रश्न, फिर वो 3 से 4 प्रश्न आपके माइनस हो जाते हैं क्योंकि आपने कभी पढ़ा ही नहीं है कि एक एस्टेरॉयड हीटिंग स्पेस टेलीस्कोप है जिसका नाम नियोवाइस है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिलने वाली हैं। तो अगर आपके सामने प्रश्न आएगा तो कुछ तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन सा एस्टेरॉयड हीटिंग नियोवाइस है, याद रखिएगा। 37 नंबर देखिए, नासा के साइकी मिशन को कब लॉन्च किया गया था? तिथि क्या है? 1 अगस्त 2022 को नासा का साइकी मिशन लॉन्च किया गया था। क्यों किया गया था? ये आगे आपका प्रश्न बनेगा। देखिए, अगला फिर से आपका अंतरिक्ष है। समुद्रयान मिशन के तहत गहरे समुद्र में चलने वाले वाहन का क्या नाम है? तो जो गहरे समुद्र में भारत का वाहन जाने वाला है, वो है आपका मत्स्य 6000। इसके बारे में भी पहले बता चुके हैं। मत्स्य 6000 यह वाहन है, ठीक है? पूरी जानकारी हम डिटेल वाली वीडियो में दे चुके हैं। देखिए 39, वर्मी कंपोस्टिंग प्रक्रिया किस जीव के द्वारा की जाती है? तो केंचुए के द्वारा वर्मी कंपोस्टिंग की जाती है। आपको पता है, जो आपके खेत होते हैं उसमें केंचुओं को खरीद के लाया जाता है, उन केंचुओं को इस खेत में डाल दिया जाता है, इसे हम वर्मी कंपोस्टिंग कहते हैं। ये केंचुए इस खेत के अंदर जाकर के इस मिट्टी को भुरभुरा बनाते हैं, खोखला बनाते हैं, जिससे कि खेती करने में आसानी होती है और उत्पादन भी आसानी से होता है। जो आप पानी सींच रहे हैं वो जो पानी है वो मिट्टी के अंदर तक जाता है। 40 नंबर, भारत का सबसे ऊंचा नींव के आधार पर बना बांध कौन सा है? तो ये आपका टिहरी डैम है जो सबसे ऊंचा है और नींव के आधार पर बना हुआ है, टिहरी डैम है। अगला देखिए 41 नंबर, कृषि में पडलिंग किस फसल के लिए आवश्यक है? तो पडलिंग क्या होता है? इसको हम धान के खेत के लिए, यानी धान की फसल, चावल की फसल के लिए पडलिंग आवश्यक है। पडलिंग क्या होता है? एक तरह का कीचड़ होता है, ठीक है? इस खेत में जितना ज़्यादा कीचड़ होगा, जितना ज़्यादा गीली मिट्टी होगी, उतना ज़्यादा आपका धान अच्छे से होगा, क्योंकि यहाँ पर मीथेन गैस भी निकलती है। आपने सुना भी होगा कि कीचड़ में से, दलदली भूमि से मीथेन गैस निकलती है, धान के खेतों से मीथेन गैस निकलती है, जो कि धान के उत्पादन में मदद करती है। तो धान के लिए हम पडलिंग नामक जो शब्द है उसका यूज करते हैं कृषि में। अगला देखिए 42 नंबर, ग्रेनाइट, बेसाल्ट, चूना पत्थर या बलुआ पत्थर जैसे चट्टान का एक द्रव्यमान जो कुछ मिट्टी के मूल सामग्री बनाता है, उसे क्या कहते हैं? यानी कि ये जो चीज़ें हैं इनकी एक चट्टान होती है, यही झर करके मिट्टी का निर्माण करती है। तो इस तरह की चट्टानों को हम क्या कहते हैं? तो इस तरह की चट्टानों को हम आधार सेल कहते हैं, क्योंकि इन्हीं के आधार से छट छट करके जो है मिट्टी का निर्माण होता है। अगला देखिए 43 नंबर, रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? तो रूसो के द्वारा रिपब्लिक पुस्तक लिखी गई थी, ये तो आपको पता ही होगा। अगला देखिए 44 नंबर, 44 नंबर प्रश्न है, किस फुटबॉल टीम के पास अब तक सबसे अधिक विश्व कप है? यानी सबसे अधिक विश्व चैंपियन कौन बनी है, कितनी बार? तो ये आपकी ब्राजील टीम है जो सबसे अधिक विश्व चैंपियन बनी है और पहली बार भी इसी टीम ने जीता था। अगला देखिए, पहले कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो भारत के अंदर 1930 में पहले कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन किया गया था। 46 नंबर देखिए, समग्र विकास में मन प्रेरणा योग्यता को किस श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है? तो सह संज्ञानात्मक श्रेणी में समग्र विकास मन प्रेरणा को जो है विकसित किया गया, वर्गीकृत किया गया है। अगला देखिए आपका ईवीएस पेडागोजी से है, फलालैन ग्राफ क्या है? तो ये फलालैन जो ग्राफ है वो दृश्य सहायक सामग्री है, एक विजुअल सामग्री है जिसकी मदद से बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो ये आपका दृश्य सहायक सामग्री हो जाएगी फलालैन। 48 नंबर देखिए, दुनिया में सबसे बड़ा दालों का उत्पादक और उपभोक्ता कौन है? तो भारत जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा दालों का उत्पादन भी करता है और उपभोक्ता भी है, सबसे ज़्यादा दालों को यूज भी करता है। तो वो कौन है? भारत है। 49 नंबर देखिए, किस व्यक्तित्व के जन्मदिन को युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन को हम युवा दिवस के रूप में मनाते हैं, 12 अगस्त को मनाया जाता है। 50 नंबर देखिए,
एशियाई खेलों की मेज़बानी करने वाला पहला देश कौन-सा था? तो भारत जो है वो एशियाई खेलों की मेज़बानी करने वाला पहला देश था, याद रखिएगा। अगला देखिए 51 नंबर, पहली बार शतरंज का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो पुजारियों के द्वारा पहली बार शतरंज का आविष्कार किया गया था। भारत में शतरंज का आविष्कार किया गया था, चेस का आविष्कार आपको पता ही होगा। भारत में भी किसने किया? तो पुजारियों के द्वारा इसका आविष्कार किया गया था। ऐसा ही सेम टू सेम आपके एग्जाम में पूछा गया था। 52 नंबर देखिए, पर्यावरण विज्ञान के क्षेत्र में स्रोतों का उपयोग किसकी भावना पैदा करता है? तो जीवंतता और वास्तविकता की भावना पैदा करता है स्रोतों का उपयोग पर्यावरण विज्ञान में। 53 नंबर देखिए, होमो फ्रेमवर्क फॉर एक्शन कब से कब तक के बीच आपदा जोखिम कम करने के लिए चलाया गया था? तो 2005 से 2015 के बीच आपदा जोखिम को कम करने के लिए, यानी जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं उनको कम करने के लिए होमो फ्रेमवर्क चलाया गया था। 54 नंबर देखिए, किसी कक्षा में शिक्षक संसाधनों का सुझाव दे सकते हैं और शिक्षार्थी सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करके घर पर सीख सकते हैं। कुल मिलाकर के ऑनलाइन क्लासेस का बोला जा रहा है कि ऑनलाइन क्लासेज में क्या होता है कि शिक्षक संसाधनों का सुझाव देते हैं और बच्चे घर पर बैठ करके पढ़ते हैं। ऐसी कक्षा को हम क्या कहते हैं? ऐसी कक्षा को हम पलटी कक्षा या फिर फ्लिप्ड क्लासरूम कहते हैं। ऑनलाइन क्लास अपने दिमाग में रखिए, ऑनलाइन क्लास को हम पलटी कक्षा या फिर फ्लिप्ड क्लासरूम कहते हैं। तो आपका ये जो क्वेश्चन है वो क्लियर हो जाएगा। रेडियो प्रसारण कौन-सा एक टीएलएम है? जो रेडियो प्रसारण होता है वो श्रव्य आधारित सामग्री है, आपको पता है रेडियो को हम सुन कर के सीखते हैं, तो श्रव्य आधारित टीएलएम है क्या आपका रेडियो प्रसारण। टीएलएम जानते हैं? ऐसी सामग्रियाँ जिनकी मदद से बच्चों को पढ़ाते हैं, उनको हम टीएलएम कहते हैं। अगला देखिए 56 नंबर, किसी वस्तु या घटना के किसी भी पहलू का मात्रात्मक विवरण करना क्या कहलाता है? कितनी मात्रा में कोई चीज़ है, इसका विवरण आप कर रहे हैं, 2 किलो है, 4 किलो है, 3 किलो है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम माप कहते हैं, ठीक है? माप। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, चिपको आंदोलन का संबंध किससे था? तो पेड़ों के संरक्षण से संबंधित था आपका चिपको आंदोलन। 58 नंबर देखिए, पश्चिमी घाट नामक पर्वत श्रृंखला जिसे दुनिया के 8 सबसे गर्म जैव विविधता वाले क्षेत्रों में मान्यता प्राप्त है, ये कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है? तो महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल में फैली हुई है पश्चिमी घाट परियोजना, पश्चिमी घाट आपकी पर्वत श्रृंखला। अगला देखिए 59 नंबर, पर्यावरण के अनुसार विवादास्पद पौधा कौन सा है जो हमेशा विवादों में रहता है? तो वो आपका यूकेलिप्टस का पौधा है, जिसे हम विवादास्पद पौधे के नाम से जानते हैं। ये पानी का बहुत ज़्यादा यूज करता है। अगला देखिए, कुत्ते और बिल्ली के आश्रय को क्या नाम दिया गया है? तो कुत्ते और बिल्ली के आश्रय को हम केनेल के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है 61 नंबर, देखिए हिस्ट्री का भी प्रश्न आपसे पूछ लिया, यही तो हम आपसे कह रहे थे, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी हर कुछ आपसे पूछ लेते हैं। राजराजेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो तंजावुर में स्थित है राजराजेश्वर मंदिर। ये स्टैटिक जीके का आपका प्रश्न हो जाएगा। अगला है, कौन सी वाटर शेड विकास परियोजना केंद्र सरकार के द्वारा प्रायोजित है और ग्राम पंचायत के द्वारा पेयजल सिंचाई वनीकरण के लिए कार्यान्वित की गई है? यानी केंद्र के द्वारा शुरू की गई है और ग्राम पंचायतों में उसका इस्तेमाल हो रहा है। वो कौन सी परियोजना है? सही आंसर आपका हरियाली परियोजना हो जाएगा। ये वाटर के संचय के लिए बनाई गई है। वाटर शेड प्रबंधन का क्या उद्देश्य है? क्यों वाटर शेड बनाए जाते हैं? तो भूमि और जल उपयोग की समस्याओं को पूरा करने के लिए वाटर शेड का निर्माण किया जाता है। इसमें क्या होता है, वर्षा का जल जो होता है वो आकर के एकत्रित हो जाता है और ये जल जो है धीरे धीरे करके रिस करके भूमि में जाता है, जिससे कि भूमि और जल उपयोग की समस्याओं का समाधान मिलता है। जल स्तर जो है वो बढ़ता है, पृथ्वी के अंदर पीने का जो जल स्तर है, पीने के पानी का, वो बढ़ता है। 64 नंबर देखिए, हिमपात एक शीतकालीन तूफान है जिसमें वर्षा का प्राथमिक रूप बर्फ होता है और ऐसा तूफान 32 मील प्रति घंटे की ऊपर की हवा के साथ में होता है। तो ऐसे तूफान को हम क्या कहते हैं? ऐसे तूफान को हम बर्फीला तूफान कहते हैं, जहां पर वर्षा के रूप में बर्फ गिरती रहती है और 32 मील से ज़्यादा स्पीड हो जाती है, तो उसे हम बर्फीला तूफान कहते हैं। 65 नंबर देखिए, बाघों को उनकी हड्डियों के कथित औषधि गुण के कारण बड़े पैमाने पर मार दिया जाता है, जिनका उपयोग किस औषधि के निर्माण में किया जाता है? यानी बाघों की हड्डियों का यूज किस दवाई को बनाने में किया जाता है? तो आपका चाइनीज दवा हो जाएगी। चाइनीज दवा को बनाने में बाघों की हड्डियों का यूज किया जाता है। 66 नंबर देखिए, इसरो ने कितनी दूरी पर फ्री स्पेस क्वांटम संचार का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया है? तो 300 मीटर की दूरी तक जो है इसरो ने क्वांटम संचार का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया है। 67 नंबर देखिए, कृत्रिम सूर्य क्या है? आर्टिफिशियल जो सन है वो क्या है? तो एक तरह का परमाणु संलयन रिएक्टर है कृत्रिम सूर्य, जिसे हम कहते हैं आर्टिफिशियल सन, जिसे हम कहते हैं। अगला है 68 नंबर, किसी प्रयोगशाला ने
यहाँ पर किसी नहीं किस होगा, किस प्रयोगशाला ने आदित्य L1 के लिए प्लाज्मा विश्लेषक पैकेज बनाया है। आदित्य L1 के बारे में हम डिटेल वीडियो में आपको बता चुके हैं। यह सूर्य की खोज करने के लिए, मतलब सूर्य में नई चीज़ों की खोज करने के लिए भारत के द्वारा आदित्य L1 के नाम से एक मिशन चालू किया गया है, जो लैंग्राज पॉइंट पर जाकर के रुक गया है। यहाँ से वह सूर्य की पूरी परिक्रमा कर रहा है, सूर्य पर होने वाली घटनाओं के बारे में भारत को जो है बता रहा है। तो ये आपका आदित्य L1 मिशन है। यहाँ से पक्का 101% एक प्रश्न आने वाला है। डिटेल्ड वीडियो में देख लेना कि हमने कितना कुछ इसके बारे में बताया है। तो ये आपकी कौन सी प्रयोगशाला थी? अंतरिक्ष भौतिकी प्रयोगशाला, जिसे हम VSSC भी कहते हैं। इसके द्वारा आदित्य L1 के बारे में पूरी जो है कार्यभार संभाला गया है। 69 देखिए, नासा द्वारा साइकी मिशन किस कार्य के लिए लॉन्च किया गया था? अभी साइकी मिशन कब लॉन्च किया गया था आपको हमने बताया था, किस कार्य के लिए था? तो देखिए, मंगल और बृहस्पति के बीच सूर्य की परिक्रमा करने वाले अद्वितीय धातु समृद्ध क्षुद्र ग्रहों की खोज करने के लिए। यानी कि ये मंगल ग्रह है, ये बृहस्पति ग्रह है, इसके बीच में क्षुद्र ग्रह परिक्रमा कर रहे हैं सूर्य की, तो इनके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए नासा के द्वारा साइकी मिशन लॉन्च किया गया था। 70 नंबर देखिए, फीबा यानी कि FIBA किस खेल से संबंधित है? तो ये आपका बास्केटबॉल से संबंधित है। फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन, ये आपका फुल फॉर्म हो जाएगा ये आपका फीबा का। 71 नंबर देखिए, एक परियोजना में क्या क्या शामिल होता है? जो प्रोजेक्ट कार्य आप देते हैं, आपको कल ही हमने आपको बताया था CDP वाली वीडियो में, परियोजना का अर्थ है प्रोजेक्ट कार्य। तो उसमें क्या क्या शामिल होता है? उसमें क्षेत्र कार्य होता है, किस क्षेत्र में आपको कार्य करना है, किस पर प्रोजेक्ट आपको बनाना है, और डेस्क कार्य होता है। प्रोजेक्ट के बारे में जब लिखना होगा तो आप बैठ करके सारी चीज़ें लिखेंगे। तो क्षेत्र कार्य और डेस्क कार्य ये दोनों महत्वपूर्ण होते हैं परियोजना के अंतर्गत। 72 देखिए, किस वर्ष गुजरात के भुज क्षेत्र में कुख्यात भूकंप आया था, जहां 10,000 से अधिक लोग मारे गए थे? तो 2001 में यह भूकंप आया था गुजरात के भुज क्षेत्र में। 73 देखिए, वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल के साथ जीवमंडल को अगर मिला दें तो हम इसे क्या कहते हैं? इसे हम परिमंडल कहते हैं या फिर इकोस्फीयर कहते हैं। इन तीनों के साथ में, वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल के साथ में जीवमंडल को भी मिला दें तो हम इसे इकोस्फीयर या फिर परिमंडल कहते हैं। 74 नंबर देखिए, प्राकृतिक गैस के साथ किस गैस की दूषित होने से अम्ल गैस या फिर सोर गैस बनती है? यानी प्राकृतिक गैस और ऐसी कौन सी गैस मिल जाती है जो एसिड गैस बनाती है या फिर सौर गैस बनाती है? तो हाइड्रोजन सल्फाइड अगर मिल जाए, यह एक जहरीली गैस है। हाइड्रोजन सल्फाइड जब मिल जाती है तो यह अम्ल गैस या फिर सौर गैस का निर्माण करती है। 75 नंबर देखिए, वेब 2.0 शब्द की उत्पत्ति किस वर्ष हुई थी? तो 2004 में वेब 2.0 की शुरुआत की गई थी, उत्पत्ति हुई थी। 76 नंबर प्रश्न देखिए, भारतीय गहन अंतरिक्ष नेटवर्क को किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो वर्ष 2008 में भारतीय गहन अंतरिक्ष नेटवर्क को स्थापित किया गया था। 77 देखिए, कौन सा मिशन नासा द्वारा शुक्र के खोए हुए आवास का अध्ययन करने के लिए चुना गया है? तो यह आपका डेविक प्लस हो जाएगा, यानी कि DAVINCI, ये आपका प्लस करके ये नाम हो जाएगा आपका किसका? नासा के द्वारा शुक्र ग्रह को, जो उसका शुक्र ग्रह पे जो भी खोई हुई चीज़ें हैं उसको प्राप्त करने के लिए, उसके आवास का अध्ययन करने के लिए यह उपग्रह लॉन्च किया गया था। 78 नंबर देखिए, मानव जनसंख्या का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? उसे हम जनांकिकी कहते हैं। क्या कहते हैं? जनांकिकी। अगला देखिए 79 नंबर, EVS पाठ्य पुस्तक में विभिन्न विषयों में शामिल इसे करें और पता करें अनुभाग का क्या उद्देश्य है? आप अगर देखते हैं EVS पढ़ा रहे हैं तो लास्ट वाले पेज पर लिखा रहता है कि इसे करें और इस चीज़ का पता करें। फिर वहाँ पर दिया रहता है कि आज आप लोग घर पर जाएंगे, एक पौधा लेंगे, उस पौधे को एक जार में रखेंगे, ऊपर से बंद कर देंगे, फिर देखेंगे कि कितने दिनों के बाद ये पौधा सूख जाता है। अगर वो सूख गया तो क्यों सूख गया, उसके बारे में पता करके बताइए। तो ये सारे जो हैं वो, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो अनुभव पर प्रत्यक्ष हाथ प्रदान करना, ये इसका उद्देश्य होता है। अब यही आपका अनुभव रहेगा कि आप उसमें पौधे को डाल देंगे, फिर खुद देखेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे कि ये क्यों सूख रहा है, फिर पता करेंगे इसको ऑक्सीजन नहीं मिली, इस वजह से सूख गया। ये सारी चीज़ें आप नोट डाउन करेंगे। तो अनुभव को प्रत्यक्ष रूप से करने के लिए इसका यूज किया जाता है। किस घर को फ्लोटेशन हाउस कहा जाता है? तो जो हाउस बोट होती हैं, आप जम्मू कश्मीर के डल झील में देखेंगे तो बड़ी बड़ी आपको हाउस बोट दिखती हैं। इन्हीं हाउस बोट्स को हम क्या कहते हैं? फ्लोटेशन हाउस कहते हैं। सुनामी किस तरह की खतरे का उदाहरण है? तो सुनामी प्राकृतिक खतरे का उदाहरण है। आपने सुना भी होगा, बड़ी बड़ी समुद्र में लहरें उठती हैं, फिर उससे जो विनाशकारी भूकंप आता है उसे हम सुनामी कहते हैं। अगला देखिए 82 नंबर, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु कहाँ पर पाई जाती है? तो भारतीय उपमहाद्वीप, दक्षिण अमेरिका के उत्तरी पूर्वी भाग में ये जो है उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। आपसे कोई पूछे भारत की जलवायु कैसी है, तो भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। अगला देखिए 83, जल संभरों के
सभी संग्रहों को एक ही प्रमुख जल निकाय में छोड़ देना क्या कहलाता है? यानी बहुत सारे जल के जो निकाय हैं, मतलब जल वगैरह बहुत सारे आ रहे हैं, इन सबको एक साथ इकट्ठा करके एक ही मतलब स्थान पर समुद्र में छोड़ देना क्या कहलाता है? तो इसे हम जल निकासी बेसिन कहते हैं। यानी एक नदी ऐसे बह रही है, उसमें आकर के बहुत सारी नदियाँ मिल जा रही हैं और ये जो है एक बन करके जाकर के समुद्र में गिर जा रही है, तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम जल निकासी बेसिन कहते हैं। अगला देखिए 84 नंबर, चील दिन में 20 फीट की दूरी से भी चीज़ों को कैसे देख सकती है? जो चील होती है वो कैसे देख लेती है 20 फीट की दूरी पर भी? तो शंकु कोशिकाओं की बढ़ी हुई संख्या के कारण चील की आँखों में शंकु कोशिकाओं की संख्या ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से वह 20 फीट दूरी से भी चीज़ों को आसानी से देख लेती है। अगला देखिए, एडोलसेंस ग्रीक शब्द एडोलसियर से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या है? यानी कि एडोलसेंस का क्या अर्थ है या फिर एडोलसियर का क्या अर्थ है? तो शारीरिक लंबाई का बढ़ना, यह एडोलसियर शब्द का अर्थ होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। 86 नंबर देखिए, एक आहार जिसमें सभी महत्वपूर्ण पोषक तत्व शामिल होते हैं, ऐसे आहार को हम क्या कहते हैं? तो ऐसे आहार को हम संतुलित आहार कहते हैं, जिसमें सारे पोषक तत्व उपस्थित हों। 87 देखिए, भारत में परिवर्तनीय ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका कोलकाता में स्थित है, परिवर्तनीय ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केंद्र, कोलकाता। 88 देखिए, मार्स ऑर्बिटल मिशन, जिसे हम MOM भी कहते हैं, अनौपचारिक रूप से क्या कहा जाता है इसको हम? तो इसको हम मंगलयान के नाम से भी जानते हैं, मार्स ऑर्बिटल मिशन को, MOM को। अगला देखिए 89 नंबर, भारत के पहले स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत का क्या नाम था? तो पहले स्वदेश निर्मित जो विमान वाहक पोत था, उसे हम INS विक्रांत के नाम से जानते हैं। हालांकि अब इसे डीकमीशन्ड कर दिया गया है, अब इसको जो है छुट्टी दे दी गई है। 90 नंबर देखिए, भारतीय गहन अंतरिक्ष नेटवर्क किस स्थान पर स्थित है? तो यह बयलालू नामक स्थान पर स्थित है, भारतीय गहन अंतरिक्ष नेटवर्क स्थान। अगला 91 नंबर, पोलो के खेल के लिए किस जानवर का यूज किया जाता है? तो घोड़े का इस्तेमाल किया जाता है पोलो के खेल के लिए। पोलो यानी कि जिसे हम चौगान भी कहते थे पहले, पहले के ज़माने में चौगान कहते थे। तो आपको याद ही होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो यही पोलो खेल खेलते हुए नीचे गिर गया था और घोड़ों के नीचे आकर के कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी। अब आपको बताना है कि जो आपके हुमायूं थे, हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई थी? कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। 92, ऐश्वर्या ऑयल फील्ड राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो ये आपका बाड़मेर में स्थित है, ऐश्वर्या ऑयल फील्ड। 93 देखिए, हिमाचल प्रदेश में कौन सा त्यौहार हर साल 17 से 23 मार्च के बीच में मनाया जाता है? कौन सा ऐसा त्यौहार है? ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ लेते हैं जो EVS को कठिन बनाते हैं। ये भी आपका MP टेट में पूछा हुआ प्रश्न है। तो नलबाड़ी मेला जो है वो यहाँ पर 17 से 23 मार्च के मध्य में हर साल आयोजित किया जाता है राजस्थान में। अगला देखिए, सहकर्मी आधारित संचार के माध्यम से ज्ञान किस संबंध से है? तो छोटे समूहों में परिचर्चा का जो है सीधा संबंध सहकर्मी आधारित संचार है। यानी कि छोटे छोटे समूहों में लोग बैठ करके आपस में चर्चा करते हैं, तो उसमें क्या होता है? सहकर्मी आधारित संचार मिलता है, एक दूसरे से बात करते हैं। तो सहकर्मी आधारित संचार जो है वो छोटे छोटे समूहों के परिचर्चा से बनता है। अगला देखिए 95, समूह चर्चा बच्चों के किसी समाधान को सोचना, मतलब किस समाधान को सोचना आसान बनाती है? समूह चर्चा तो एक अलग सोच पैदा करती है। यानी बच्चों को, मान लीजिए किसी बच्चे को कोई चीज़ पता है, किसी बच्चे को कोई चीज़ पता है, वो एक दूसरे को सारी चीज़ें बताते हैं तो एक अलग सोच डेवलप होती है। तो समूह चर्चा जो है बच्चों में अलग सोच पैदा करने के लिए जानी जाती है। 96 देखिए, भ्रमण के बाद एक संक्षिप्त मौखिक प्रक्रिया कब ली जा सकती है? यानी आप बच्चों को घुमाने ले गए कहीं पर, मान लीजिए चिड़ियाघर में घुमाने ले गए। अब बच्चों से आप कब पूछेंगे कि आपको क्या चीज़ें अच्छी लगी, क्या चीज़ें नई आपको देखने को मिली? तो ये कब पूछा जा सकता है? या तो भ्रमण के स्थल पर, यानी जहाँ पर आप घुमा रहे हैं तुरंत की तुरंत पूछ लीजिए, या फिर यह समूह के स्कूल पहुँचने के बाद, जब पूरा समूह स्कूल पहुँच जाए तब फिर आप उनसे पूछिए कि आज आपने क्या देखा? आज अगर शेर देखा तो शेर का पैर कैसा था, या शेर की पूँछ कैसी थी? बब्बर शेर था, बड़े बड़े बाल थे तो बब्बर शेर है, छोटे बाल हैं तो वो शेरनी है। ऐसी सारी चीज़ें आप पूछ सकते हैं। तो चाहे तो वो चिड़ियाघर में ही आप पूछ लीजिए, या जब बच्चे स्कूल में आ जाएं तब पूछ लीजिए। 97, जैव विविधता क्या है? जैव विविधता किसे कहते हैं? तो पृथ्वी पर मौजूद चीज़ों की विविधता, उनके अंतर संबंध और पर्यावरण के साथ उनके संबंध को हम जैव विविधता के नाम से जानते हैं, बायोडायवर्सिटी के नाम से जानते हैं। 98 देखिए, बैगन में छोटी पत्ती रोग का प्रेरक क्या है? यानी कि बैगन में छोटी पत्ती रोग क्यों हो जाता है, किसकी वजह से हो जाता है? तो फफूंद के होने की वजह से बैगन में छोटी पत्ती रोग हो जाता है। 99, भोजन में, एक मिनट, भोजन में पोषक तत्व की कमी के कारण कौन सी समस्या उत्पन्न हो जाती है? तो भोजन में अगर पोषक तत्वों की कमी होगी तो बालक को कुपोषण हो जाता है। इसमें बालक का सर बड़ा हो जाता है, लेकिन बाकी नीचे का जो धड़ होता है वो पतला और बहुत छोटा रहता है, सामान्य रहता है।
प्लास्टिक के निर्माण और उपयोग को विनियमित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? जिसने प्लास्टिक के उपयोग और निर्माण को नियंत्रित किया था, वो भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो वो है आपका हिमाचल प्रदेश, जिसने पॉलीथीन पर बैन कर दिया था, पॉलीथीन पर बैन लगा दिया था। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया, इसमें हमने 100 प्रश्नों को कवर कर लिया है। इसके बाद में एक और पार्ट आएगा जिसमें 100 अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर कर लेंगे। यही प्रश्न आपके एग्जाम में सेम टू सेम हूबहू देखने को मिलने वाले हैं। बाकी पर्यावरण अध्ययन की डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं, जिसमें चारों ऑप्शन के द्वारा और हर एक ऑप्शन को डिटेल में समझा करके हम जो है पूरी जानकारी आपको देते हैं। तो ये वीडियो भी आप देख सकते हैं, एमपी टेट फ्री क्लासेज के नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें जाकर के आपकी सारी वीडियो मिल जाएंगी। सीडीपी की, ईवीएस की, इंग्लिश की, हिंदी की, मैथ पेडागोजी की सारी वीडियो आपको वहाँ पर मिल जाएंगी, तो जरूर देख लीजिएगा। बाकी नीचे टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, सक्सेस जंक्शन लाइव के नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर आपको हम फ्री में स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं, उसको भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं और लिंक भी दी गई है, लिंक के थ्रू भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो बाकी मिलते हैं फिर नई वीडियो में, जिसमें आज हम सीडीपी का सेकंड पार्ट कवर करने वाले हैं, जो कि 100 प्रश्न बाकी रह गए हैं, वो आज हम शाम को कवर कर लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं सीडीपी की वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।